हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होती हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और हम पढ़ चुके थे जो एनायंस होते हैं हमारे पास, उनकी जो आयनिक रेडियाई है पेरेंट एटम से ज़्यादा होती हैं, और जो कैटायंस होते हैं उनकी आयनिक रेडियाई पेरेंट एटम से कम होती है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको निकालने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जितनी मुझे अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जैसे सोडियम है मेरे पास 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए मुझे जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। द मिनिमम amount of energy is required to remove the outermost electron from an gaseous atom so resulting it convert into cation is called ionization एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या बोला है उसने कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी मुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है रिमूव करने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को किसी भी गैसियस एटम से, तो रिजल्ट क्या निकलता है कि वो एटम कन्वर्ट हो जाता है एक कैटायन में। उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे आफ्टर रिमूवल ऑफ 3s इलेक्ट्रॉन, 3s में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो ये जो सोडियम है वो बन जाता है Na पॉजिटिव। ठीक है, एक कैटायन बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाँ जी, या फिर मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं del HI से, del H to the base I। आयनाइजेशन एंथैल्पी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं del HI से। मीन्स मेरे पास कोई भी गैसियस एटम है, अगर मैं कुछ एनर्जी उसको दे देता हूं या कुछ एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड होती है तो उसमें से मैं एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देता हूं और मेरे पास बन जाता है एक कैटायन। ठीक है, एक कैटायन मेरे पास बन जाता है।
और उसको मैं क्या बोल देता हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाँ जी। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को, अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल H1। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाता हूँ, जैसे M पॉजिटिव है, फर्दर मेरे पास M पॉजिटिव है, मुझे सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, तो डेल H2 से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये बन जाता है M पॉजिटिव 2, 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए रिमूव कर चुका है, एक इसने पहले कर दिया था और एक अभी दिया है। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये हमारी थी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया था। ठीक है, और जो सेकंड होगी वो होगी हमारी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सिमिलरली हम बोल सकते हैं M पॉजिटिव 2 प्लस डेल H3 थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक और इलेक्ट्रॉन अगर मैं रिमूव करवाता हूँ तो, ठीक है, तो डेल H3 मेरे पास क्या होगी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? हाँ जी। अब मैं जनरली क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं ऑर्डर देखता हूँ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जो तीसरी आयनाइजेशन, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन मैं निकालता हूं वो सबसे ज्यादा होगी, मींस उसके लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू सेकंड इलेक्ट्रॉन और एज कंपेयर टू रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है हम अभी एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा क्यों होता है। हाँ जी, मान लो मेरे पास कोई भी एटम है, ठीक है, मेरे पास कोई भी एटम है, उसके पास कोई ना कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर प्रेजेंट होंगे, तो वो बोलता है अगर मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं तो ये बन जाता है M पॉजिटिव। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी आ जाती है। ठीक है, और मुझे पता है Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा होता है, Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Z होता है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज, सिग्मा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग। हाँ जी, तो मैंने देखा एक इलेक्ट्रॉन इसमें से घट गया है, तो मींस जो शील्डिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग है वो कम हो गई है। ठीक है, मींस जो सिग्मा है, इफ मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया है, तो इसका मतलब जो शील्डिंग है वो भी डिक्रीज हो गई है। शील्डिंग या फिर सिग्मा डिक्रीज हो गई है। ठीक है, और अगर शील्डिंग डिक्रीज हो गई है, मुझे पता है Z इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के। अगर शील्डिंग डिक्रीज हो गई है तो Z इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस इंक्रीज हो गई है, अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस इंक्रीज हो गई है। और अगर अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई है तो मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हायर
अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, और मैं बोल सकता हूँ जो डेल एच है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और ये डेल एच कौन सा है, सेकंड का, डेल एच टू मीन्स जो मैंने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ज्यादा क्यों होगा, अगर मैं फर्स्ट निकाल लेता हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो शील्डिंग भी कम हो जाती है। शील्डिंग कम हो जाती है तो जेड इफेक्टिव हमारे पास क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिसको मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलता हूँ। और जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूक्लियस की हमारे पास बढ़ जाती है। और अट्रैक्शन अगर बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ती है, ठीक है। और मेरा डेल एच टू ज्यादा हो जाता है, क्लियर है। और इसी तरह से अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, शील्डिंग भी कम हो जाएगी, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगी, और अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, और मेरे पास और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होनी पड़ जाएगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, और डेल एच थ्री मेरे पास और जो भी ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू डेल एच टू, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटते चले जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। किन किन फैक्टर पर आयनाइजेशन एंथैल्पी अफेक्ट करेगी। नंबर फर्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जेड पर क्या अफेक्ट करेगी, ठीक है। देखते हैं, मुझे पता है जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। अभी हम सिर्फ बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। अगर किसी भी एटम का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जेड बढ़ता है, तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन, ठीक है, हाँ जी, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्यों, अगर जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेगी। और अगर अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तो मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, डेल एच आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा, डेल एच इंक्रीज या ज्यादा होगा, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास ज्यादा होगा, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी के, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के। नेक्स्ट बात करते हैं हम एटॉमिक रेडियस की। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा एटॉमिक रेडियस।
रेडियस। देखिए एक मेरा एटम ये है जिसमें 2 शेल प्रेजेंट है, ठीक है। एक एटम मेरे पास ये है जिसमें 3 शेल प्रेजेंट है, 3 शेल प्रेजेंट है। अब मुझे पता है इसका रेडियस क्या है, ज्यादा है, इसका रेडियस है ज्यादा, इसका रेडियस है कम। अगर इसका रेडियस कम है तो इसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा। हाँ जी, अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स न्यूक्लियस क्या है, हाई, ठीक है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर डेल एच हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इफ रेडियस इज लोअर, अगर रेडियस लोअर है तो अट्रैक्शन तो ज्यादा पास में प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन हमारा, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में प्रेजेंट होगा, और अगर जितना ज्यादा पास में प्रेजेंट होगा उतनी ही ज्यादा उसके अंदर अट्रैक्शन होगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ही उसको रिमूव करना मुश्किल होगा, और उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए होगी उसको रिमूव करवाने के लिए। तो डेल एच हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी, एंथैल्पी हमारे पास ज्यादा होगी। तो मैं बोल सकता हूँ जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस की, ठीक है। रेडियस ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर लाई करेगा अगर रेडियस ज्यादा है, ठीक है। नंबर थर्ड है हमारे पास पेंट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पेंट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए पेंट्रेटिंग पावर होती है चीरना, इलेक्ट्रॉन को चीरना या इलेक्ट्रॉन को रिमूव कैसे करा सकते हैं शेल के अंदर से, ठीक है। अभी आपको पता है जो जो क्लोजनेस होती है, क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, जो क्लोजनेस होती है टुवार्ड्स न्यूक्लियस, पढ़ा है आपने, टुवार्ड्स न्यूक्लियस। हाँ जी, जो क्लोजनेस होती है ऑर्बिटल्स की न्यूक्लियस के टुवार्ड्स, वो आपको पता है एस ऑर्बिटल सबसे ज्यादा क्लोज होता है, ठीक है, या पेंट्रेटिंग पावर एस ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल, एज कंपेयर टू डी एंड एफ, ठीक है। ये बात हमारी हो भी चुकी है। तो मींस एस अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको निकालना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो जो पेंट्रेटिंग पावर है वो एस ऑर्बिटल की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पी, एज कंपेयर टू डी एंड एफ, क्योंकि एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज प्रेजेंट होंगे, और ज्यादा क्लोज प्रेजेंट होंगे तो उनमें अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, ठीक है, और अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उनको रिमूव करना भी मुश्किल हो जाएगा, या फिर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारे पास होगी, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का। हाँ जी, मैग्नीशियम का Mg होता है हमारे पास 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और एल्यूमिनियम है हमारे पास 13, एल्यूमिनियम है हमारे पास 13, 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ठीक है। हाँ जी, इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने देख ली है।
देखिए नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, इसमें भी थर्ड शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें भी थर्ड शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। हाँ जी, तो मैं एटॉमिक रेडियस का तो फैक्टर नहीं इसमें काउंट कर सकता। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर मुझे देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ से s ऑर्बिटल में से जाएगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ से p ऑर्बिटल में से जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मुझे पता है कि जो पेंट्रेटिंग पावर होती है s की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू p, ठीक है। s इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल की जो पेंट्रेटिंग पावर होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू p। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि s में से निकालना मुश्किल है, ठीक है। या फिर जो मैग्नीशियम है, ठीक है, उसके पास s ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट शेल है जो s ऑर्बिटल है, उसकी पेंट्रेटिंग पावर ज्यादा है, उसमें से निकालना मुश्किल है, या फिर उसके लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है, ड्यू टू पेंट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू पेंट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम शील्डिंग की, पहले भी हम कर चुके हैं शील्डिंग की, सिग्मा की। हमारे पास फोर्थ फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट सिग्मा। अगर मेरे पास सिग्मा ज्यादा है, मुझे पता है जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। अगर मेरे पास सिग्मा ज्यादा है, सिग्मा ज्यादा है, तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। जेड इफेक्टिव कम होगा, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो अट्रैक्शन भी कम होगी। अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, कम होगी। और अगर अट्रैक्शन कम है, और अगर अट्रैक्शन कम है तो इसका मतलब जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए वो भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अगर अट्रैक्शन हमारे पास कम है तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी हमारे पास क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, कम होगी, लेस होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होगी अगर सिग्मा हमारे पास ज्यादा है तो मैं बोल सकता हूं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सिग्मा के, ठीक है, सिग्मा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। हाँ जी, लास्ट फैक्टर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिफ्थ फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता ही है कि जो फुली फील्ड ऑर्बिटल और जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होती है वो स्टेबल होती है ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है, और ड्यू टू हायर एक्सचेंज एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बोल सकता हूँ जिनकी कॉन्फ़िगरेशन, जिन एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड आती है या फिर फुली फील्ड आती है, ठीक है, वो स्टेबल होते हैं और उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, या फिर उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की, ठीक है, और कार्बन की। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। कार्बन की होती है 1s2 2s2 2p2, क्लियर है। हाँ जी, p ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन केस ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ कार्बन, ठीक है। अब मुझे पता है ये क्या है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है जो कि ज्यादा स्टेबल होती है, मोर स्टेबल, ठीक है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल, ठीक है। हाँ जी, हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना
मुश्किल होगा, ठीक है। और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास इस तरह से इस पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। आपको हाफ फील्ड ऑर्बिटल का और आपको फुली फील्ड ऑर्बिटल का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम ये 5 फैक्टर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पेंट्रेशन और एटॉमिक रेडियस, ठीक है। बड़े अच्छे से इसको ध्यान से करना है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।